तो इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान में हमने प्रकरण 3 पढ़ा था, जिसमें ये प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार पढ़ लिया है। गद्य साहित्य का प्रसार है द्वितीय उत्थान में, तो अब उसी का पार्ट 2 है, मतलब प्रकरण 4 है। इसमें ये बताया है कि कैसे द्वितीय उत्थान में महावीर प्रसाद द्विवेदी और कुछ लेखकों ने कह सकते हैं कि वाक्य विन्यास और व्याकरण, विभक्ति, इन सब का किस तरीके से हिंदी में प्रयोग किया और कौन कौन सी विधाएं रहीं जो आगे बढ़ी और कौन कौन सी नहीं, उसके बारे में कहा है। व्याकरण पे खूब जोर दिया गया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है व्याकरण और शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही रहे हैं, तो इनका हिंदी साहित्य ऋणी रहेगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि उपन्यास बांग्ला से खूब अनुवाद हुए हैं। हाँ, ये चीज़ वो कह रहे हैं कि नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं हुई जैसा वो एक्सपेक्टेड था सुखबीर जी को कुल मिला के, और नाटक मंडलियाँ ये सब बहुत प्रयाग में स्थापित हुई ही थी। द्विजेंद्र राय हैं, इनके नाटक के अनुवाद की धूम खूब बढ़ी। और अब तो एक शिकायत ये है कि निबंध की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी नहीं चली जैसे उनको था एक्सपेक्टेड, और ठीक है। अब इसके अलावा साहित्यिक मूल रखने वाले 3 जीवन चरित्र लिखे गए, जिसमें माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरित्रावली है, ये चरित्रावली जो है विशुद्धानंद की है। दूसरी है शिवनंदन सहाय द्वारा लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, एक तो ये। दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। ये तीनों जो है माधव प्रसाद मिश्र का और शिवनंदन सहाय जी ने जो लिखा, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास का, चैतन्य महाप्रभु का। तो इस काल में शुरुआत हो चुकी थी। अब हम प्रकरण 4 पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय उत्थान का ही पार्ट 2 है ये, गद्य साहित्य का प्रसार। हेडिंग वही है, बस प्रकरण बदल दिया है शुक्ल जी ने। तो द्वितीय उत्थान में कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुबीते के लिए हम 4 विभाग करते हैं: नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, समालोचना। तो मतलब गद्य का निर्माण परिमाण इतने रूपों में हो गया कि उसका निरूपण मतलब बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान में हम इसमें नाटक, कहानियाँ, निबंध, समालोचना, इन सब का जो सूत्रपात वहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो है बहुत हर चीज़ को एक पार्ट में रख सकते हैं, इतनी मात्रा में रचनाएं होने लगी। तो कह रहे हैं कि नाटक के बारे में कह रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य जो है मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। जिस तरीके से भारतेंदु जी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नाटक लिखे गए, उतने अच्छे नाटक जो है नहीं लिखे गए, प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक जो है दिखाई ना पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता ही रही, और बंग भाषा के अनुवाद बता रहे हैं नाटक के बारे में। बाबू राम कृष्ण वर्मा हैं द्वारा वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले हो चुका है। संवत 1950 के पीछे गहमर जिला जो है, गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राम ये गहमरी हैं। तो गहमर गाजीपुर को कहते हैं। वनवीर, वभ्रुवाहन, देश दशा, विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया गया। अब द्वितीय उत्थान के कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खान जहां, रविंद्र बाबू के अचलायतन और द्विजेंद्र राय के उस पार, शाहजहां, दुर्गादास, ताराबाई आदि नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पे अंतिम भाग में रूप नारायण है और द्विजेंद्र राय का हमने देखा कि इनकी बहुत ज़्यादा, इनके नाटकों के अनुवादों की बहुत धूम रही हिंदी में, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अनुवादकों की भाषा जो है अच्छी खासी हिंदी और मूल के भावों को ठीक ठाक व्यक्त करती है।
इन नाटकों के संबंध में यह समझना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूर्ण लंबे भाषण के अनुरूप नहीं जान पड़ते। तो कह सकते हैं प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होता। अंग्रेजी अनुवाद। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम.ए. ने 1950 के आगे कुछ पीछे शेक्सपियर के 3 नाटकों के अनुवाद किए। रोमियो जूलियट का प्रेम लीला, एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी। उपाध्याय नारायण चौधरी प्रेमधन के छोटे भाई पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी ने सन 1950 के मैकबेथ का अच्छा अनुवाद जो है सहेंद्र साहस के नाम से प्रकाशित किया। इसके उपरांत 1967 के लगभग हेलमेट का अनुवाद जयंत नाम से निकाला, जो वास्तव में मराठी का हिंदी अनुवाद था। तो यहाँ पे प्रेमगंज जी के जो भाई हैं, छोटे भाई, उनका अब संस्कृत के अनुवाद, ये सब नाटक के बारे में बताया जा रहा है। संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर, लाला सीताराम जो है बी सदादर के साथ स्मरण किए जाएंगे। भारतेंदु की मृत्यु के 2 वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत के काव्यों का अनुवाद में लगाया। तो संस्कृत के जो काव्य का अनुवाद था उसके लिए राय बहादुर जी को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। स्मरण किए जाएंगे इनके भारतेंदु के पश्चात ही ये जो अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद कह रहे हैं कि 1940 में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी जो है शब्दों में प्रकाशित किया गया। इसके उपरांत बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते रहे। 1944 में उनका नागानंद अनुवाद निकला। तो भी धीरे धीरे मिक्ष, कटिक, महावीर चरित, उत्तराम चरित, मालती माधव और मालविका अग्निमित्रम का अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्य भाग में अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं प्राप्त हुई जैसी हिंदी में। हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृत पर यह जटिलता नहीं आने पाई है। तो कुल मिला के जो ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत में फेमस नाटक हैं उनका अनुवाद, जैसे उत्तरामचरितम, ये सब, मालविका अग्निमित्रम, ये अपने संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त नाटक हैं जिनका अनुवाद ये कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि भारतेंदु के समय में वे काशी के क्वींस कॉलेज के सेकेंड मास्टर थे। पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हुआ। ठीक है। संस्कृत के अनेक पुराण जो है अनुवादक रामचरितमानस, बिहारी सप्तही के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध विख्यात मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेणी संहार, अभिज्ञान संकुलम की जो है हिंदी अनुवाद किए। इनके जो है काफ़ी तो बड़ा ही लंबा चौड़ा इनका परिचय दिया है। हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को पसंद थी और उसके कुछ अंश का उन्होंने अनुवाद भी किया। तो हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पे कुछ अनुवाद किया है पर पूरा न कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धहस्त लेखक बाल मुकुंद गुप्त जो भारत मित्र के अनुवादक हैं, उक्त नाटिका को पूरा अनुवाद जो है सफलतापूर्वक किया। तो उन्होंने रत्निका नाटिका को बहुत किया पर पूरा नहीं कर सके, तो इन्होंने उक्त नाटिका को अत्यंत सफलतापूर्वक पूरा किया। ये लाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारत मित्र के संपादक हैं। 1970 में पंडित सत्यनारायण कविरत्न जो है ने भवभूति के उत्तरामचरित का और पीछे मालती माधव का जो है अनुवाद किया इन्होंने। और कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए, जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों में पढ़ने में जो बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में खटकने वाली केवल 2 बातें कहीं कहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त तो वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भूभाग तक ही, चाहे वो ब्रजमंडल के अंतर्गत ही क्यों न आते हों, परिमित हैं। मतलब किसी एक भूभाग में वो शब्द प्रचलित है पर उसको अनुवाद में रखा है, तो उससे थोड़ी सी कठिनाई होती है। विशिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर जो है बोले जाने वाले शब्द ग्रहण नहीं किए हैं। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही था। काव्य में उसके
वे ही शब्द लिए गए जो बहुत दूर तक भूले जाते हैं और बहुत थोड़े सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौसी शब्द लीजिए, जो खास मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात, कहीं कहीं श्लोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा ध्रुव और अव्यवस्थित हो गई है। तो ये पहले बता रहे हैं सत्यनारायण कविरत्न के बारे में। तो कुल मिला के ठीक है। सिदौसी जो शब्द है उसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आते हैं मौलिक नाटक पे। मौलिक नाटक में अभी तो मौलिक नाटक के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। काशी निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंतर्गत 2 नाटक लिखे, चौपट चपेट, मयंक मंजरी, और जो कि बहुत पूछी जाती है मयंक मंजरी। इनमें प्रथम तो एक प्रहसन है जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चू लफंगवाद के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए हैं। दूसरा है 5 अंकों का नाटक जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था, पर यह भी साहित्य के में कोई विशेष स्थान प्राप्त न कर सका और लोग विस्मित हो गए। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई और उन्होंने रुक्मणी परिचय द्वितीय उत्थान में जो है आरंभ में नाटक लिखने की उनकी जो है किशोरीलाल गोस्वामी की जो मनसा थी हुई, तो उन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय नामक जो है 2 नाटक लिखे। ये दोनों नाटक उपाध्याय जी के हाथ आजमाने के लिए लिखे गए। किशोरीलाल गोस्वामी की बात हो रही थी, इन्होंने लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वितीय उत्थान में, तो उपाध्याय जी के हाथ आजमाने के लिए इन्होंने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। तो इसमें हमने कहा कि 2 लोग हैं, किशोरी गोस्वामी लाल और अयोध्या सिंह पंडित उपाध्याय। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक लिखा जिसमें भवभूति के उत्तर रामचरित्र की कुछ झलक थी। उनके भाई बलदेव प्रसाद ने 3 अच्छे रूपक लिखे, प्रभास मिलन, ब्रज के नंद और यशोदा गोपियों के प्रभाव के क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग बड़ी सहृदयता से लिखा है। मीराबाई का नाटक भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंड प्रहसन के नाम पे लिखा, मतलब सामाजिक। भारतेंदु का बृहद जीवन चरित्र लिखने वाले बाबू शिवनंदन सहाय ने सुदामा नाटक भी लिखा, इनका उल्लेखनीय है। इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित होता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक पौराणिक विषयों की ओर ही रहा। तो हमें देखना है कि इस काल में जो नाटक की कथा वस्तु रही वो ऐतिहासिक और पौराणिक ही रही, क्योंकि समाज में ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हैं और उनको अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए इन कथा वस्तु को लेना ही पड़ता है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों की सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनमें उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु को लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी पूर्ण का चंद्रकला भानुकुमार। राय देवी पूर्ण जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और चंद्रकला भानुकुमार पर भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमार और राजकुमारियों का जीवन सामने आता है। आगे है पूर्ण जी ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्ध हस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। तो और वस्तु विन्यास जो है में कुतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र्य होता है उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य मिलने उत्कंठा रखने वालों को ही नहीं, मतलब इसको अधिकतर पढ़ा। अब आते हैं उपन्यास। तो द्विवेदी युग में मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए। वैसे भी उन्होंने बता दिया कि नाटक जो है वैसी उन्नति नहीं है और निबंधों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। तो ठीक है, दूसरे पार्ट में बता रहे हैं अनुदित उपन्यास के बारे में।
इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा किसी वर्ग के लेखक में नहीं। बहुत अच्छा। तो और किसी वर्ग में नहीं। उन्होंने कह दिया कि नाटक में जैसे मतलब उत्थान हो जाना चाहिए था, क्योंकि द्विवेदी जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु ने बहुत सारे नाटक लिखे, प्रहसन लिखे, और वो अच्छे खासे प्रचलित भी हुए। समाज में जो स्थान उनको मिलना चाहिए था वो मिला, साहित्य में जो सम्मान मिलना चाहिए था भारतेंदु युग के नाटकों को, और खासकर कि भारतेंदु जी ने खुद जो लिखा, बहुत ही अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जो अनुवाद और जो मौलिक नाटक लिखे गए। फिर उसके बाद शुक्ल जी को लगा कि हाँ, द्वितीय उत्थान में मतलब द्विवेदी युग में उसकी परंपरा जो है उस स्तर पे नहीं पहुंच पाई जिस स्तर पे पहुंच जानी चाहिए थी, और निबंध पे तो ध्यान ही नहीं ज़्यादा दिया गया। तो इसलिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि जो आलस का त्याग उपन्यासों में हुआ वैसा और किसी में नहीं हुआ। अनुवाद भी खूब हुए, मौलिक भी उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले। इस प्रकार यह आगे प्रकट किया जाएगा। पहले अनुवाद की बात खत्म कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अनुवाद के बारे में बता रहे हैं। संवत 1951 तक बाबू राम कृष्ण वर्मा इनका जो है कई जगह उल्लेख किया। उर्दू और अंग्रेजी के अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग वृत्तांत माला, पुलिस वृत्तांत माला, अकबर, अमला वृत्तांत माला, चित्तौर चातकी का बंग भाषा से उन्होंने अनुवाद किया। संवत 52 में ये सब किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसके विरोध में यहाँ तक कि आंदोलन हुआ। सब कापियाँ गंगा में फेंक दी गई। ठीक है, तो ये जो है चित्तौर चातकी, कुल मिला के इधर जब होता है तो इसका विरोध थोड़ा बहुत हो ही जाता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ। जैसे पद्मावत का विरोध हुआ था, पद्मावती को लेकर, तो चित्तौर चातकी मतलब थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं राजस्थान वाले। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला प्रमिला का अनुवाद किया। जया और मधुमालती के अनुवाद 2-1 बरस पीछे निकले, तो खत्री जी ने भी कई किया जो है। अब आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान में अनुवादकों ने भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपर्युक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था, पर हिंदीपन पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं। साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। सारांश यह है कि शूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता, ऐसे संस्कृत का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, लाघव, मौत के सहाय, और जो है दैर, मार्दव, ऐसी संस्कृत का नहीं। द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपाल राम गहमर जो है बंग भाषा के गार्हस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। इनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान में संवत 1957 के पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, और बहुत से इनके आरंभ में बड़ा भाई, देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी और लोगों ने भी लिखा है, 2 बहन, 3 पतोह, सास और पतोह, ये सब। इनकी भाषा चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों के मुहावरों का धड़ाधड़ प्रयोग किया है, बेधड़क प्रयोग किया है सर। तो इनके लिखने का ढंग भी बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल के भी अनुवाद निकले, जिसमें मुख्य दीप निवारण ऐतिहासिक है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है। आगे कह रहे हैं, इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र, हारट चंद्र, रक्षित चंदी चरण सेन, शरत बाबू, चारू चंद इत्यादि बंग भाषा के प्रायः सप्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद तो हो ही गए। रविंद्र बाबू की आँख की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी में दिखाई पड़े। तो रविंद्र बाबू ने भी कई उपन्यास लिखे, जिनके प्रभाव से इस उत्थान में अंत में आविर्भूत होने वाले हिंदी मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत ऊंचा हुआ। ठीक है, उसके बाद इस अनुवाद में योग देने वालों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेखनीय है। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी, गुजराती के भी कुछ अनुवाद जो है हिंदी में हुए, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम हुए, बंगला से बहुत ही अधिक हुए हैं। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि बंग भाषा के अतिरिक्त
इन सब का उपन्यास में अनुवाद हुआ, पर इसकी अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास से उर्दू में निकाला। उसके बाद है मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। तो अंग्रेजी के 2-4 उपन्यास के अनुवाद देखने में आए, जैसे देंडल्स की कृत है लैला और लंदन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद हुआ। अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं मौलिक उपन्यास। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम रही, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान के पहले ही नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अय्यारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य घटना वैचित्र्य रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर अब वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख्य हैं, मतलब योग्य हैं। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिससे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इस प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती हैं। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी, जन्म संवत 1922, मृत्यु संवत 1989 है, जिनकी रचनाएं तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो देवकीनंदन खत्री जी ने उपन्यास लिखे वो साहित्य की कोटि में नहीं आते, लेकिन जो पंडित गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी ने साहित्यिक रचना की वो साहित्य की कोटि में आती हैं। तो इनके जिनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में आती हैं, इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूपरंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र जो है निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए गोस्वामी जी ने।
अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि साहित्य की कोर्ट में आना चाहिए, इसीलिए इनको हिंदी मतलब साहित्य का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। देवकीनंदन खत्री को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनकी जो रचना है वो साहित्य की कोटि में नहीं आती। स्तुति उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार उन्हीं को कह सकते हैं, और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे और चीज़ें लिखते लिखते उपन्यास की ओर जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। यह दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासकारों का प्रभाव नए युवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं और व्यक्त करने वाले दृश्य की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले देश से अधिक हैं और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई। एक बात और जरा खटकती है कि वह उनकी भाषा के साथ मजाक। कुछ दिनों पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ये मोहल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सृष्टि के आरंभ में 3 अंकों में भाग 1 संख्या 2, 3, 4 निकला। उर्दू जवान और शेर सखुन की बेढंगी नकल, जो असल में कभी कभी अलग हो जाती हैं। उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा की शिष्टता के दर्जे गिरा देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहना है। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत प्राय समाज बहुला भाषा काम में लाई गई। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चक पकाकर पूछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी हैं? हम यह भी कह सकते हैं वह भी कर सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डांवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने न दिया। गोस्वामी जी जो है के ऐतिहासिक उपन्यासों में भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदय हारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक वेनिस का बांका में जैसे भाखा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई गई है। तो नाम भी तो यही है, ठेठपन की हद दिखाई गई है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन 3 पुस्तकों के सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इस भाषा वैचित्र पर ख्याल जमकर रह जाता है।
उपाध्याय जी के साथ लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यास हैं धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार। तो लज्जाराम मेहता ने भी ये सब लिखा। आदर्श हिंदू और बिगड़े का सुधार, ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं थे। उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। ठीक है, फिर भी इन्होंने लिखा। काव्य के कोट में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिसमें भाव या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, चरिचित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं, हिंदी में न देख बंग भाषा में काफी देखा गया। ब्रजनंदन सहाय बीए ने 2 उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए, सौंदर्योपासक और राधाकांत। छोटी कहानियाँ, तो उपन्यास में बस इतना ही था, जिसमें बाबू ब्रजनंदन सहाय के जो 2 उपन्यास हैं उनके बारे में थोड़ी सी तारीफ की और कहा ठीक है। तो हम कहानियाँ देख लेते हैं। जिस प्रकार गीत और गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहद कथा, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। कादम्बरी, माधवानल, काम कंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र्य पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों से ली गईं, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास, वैचित्र्य, बाह्य और अभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही। वह तो बना ही रहेगा। उनमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक ओर चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थीं। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नावल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादम्बरी कहलाने लगे। वे कथा के भीतर ही कोई परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न रहकर इधर उधर और श्रृंखलाओं में गुम्फित होकर होती चलती हैं और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र्य उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। उपर्युक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंसा की रानी केतकी की कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत छोटी कहानी के अंतर्गत। इंसा की कहानी, राजा सुखचंद की कहानी। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं। वैसे कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चढ़ पड़ी थी और ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती
नाम की कहानी छपी जो मौलिक जान पड़ती। इसके उपरांत तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रहीं, पर ये अधिकतर बंग भाषा में अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थीं। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे। उसके उपरांत बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थीं। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद किया ही हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम और वर्ष नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, संवत 1957। गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी, संवत 1959। प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दिन, मिर्जापुर, 1959। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जी, संवत 1960। पंडित और पंडितानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, 1960। दुलाई वाली बंग महिला, 1964। तो 60 में 2 कहानियां हैं और 64 में 3। ये क्रम याद रखना है कि ये क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं। इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। यदि इंदुमती की बंगला कहानी की छाया नहीं है तो यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। ये है कि छाया। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ऐसी कहानियों में लोग बहुत आकर्षित हुए और इस काल के भीतर प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रहीं। और 1968 में कल्पना और भावुकता के कोष बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। इसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर के खंडहर, चित्रमंदिर, अनेक कहानियां लिखी जो द्वितीय उत्थान के भीतर आती हैं। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में 1968 में निकली ही थी। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की में सरस्वती में छपी। तो पंडित विश्वंभर कौशिक ने कहानी जो लिखा वो पहली कहानी उनकी जो है रक्षाबंधन सरस्वती में 1913 में छपी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली। उनके पीछे आपने बिजली या आदि कुछ सुंदर कहानियां भी लिखी। पंडित ज्वाला दत्त शर्मा ने कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी सन 1914 सरस्वती में निकली। चतुर्सेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके। आगे बताते हैं कि संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानियां जो जिसमें है उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती में छपी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सूर्यपूर्ण चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निमूढ़ता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम के एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोलती हैं, पात्र के बोलने की अपेक्षा नहीं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार
प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियां का आरंभ हम पाते हैं, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ। अब हम यहाँ से जो है निबंध देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो द्वितीय उत्थान थोड़ा सा लेंदी है और बड़ा भी है, तो हम इसके बाद इसमें निबंध देखेंगे। यहाँ तक हो गया। इसमें कहानियों के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उपन्यास के बारे में बताया, नाटक के बारे में बताया। प्रकरण 4 में साहित्य का जो प्रसार हो रहा है, इसमें नाटक है, उपन्यास है, कहानियाँ। हमने ये 3 पढ़ लिया। अब निबंध और समालोचना 2 चीज़ें बची हैं, और बाकी हमने प्रकरण 3 देखा था, गद्य साहित्य का प्रसार। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो ऋणी रहेगा हमेशा। गोविंद नारायण मिश्र ने व्यक्ति विचार लिखा है, लक्ष्मैया। और यहाँ पे ये था कि नाटक के क्षेत्र में वैसा उन्नति नहीं हुआ द्वितीय उत्थान में, द्विवेदी युग में जैसा हो जाना चाहिए था। चलिए।